तो डाल्टन के सिद्धांत के बाद अब हम बात करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स की। और परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं या फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, शुद्ध हिंदी में अवपरमाण्विक कण भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की खोज सुबह चालू की गई और शाम तक तो इलेक्ट्रॉन निकाल के रख दिया कि ये रहा भाई इलेक्ट्रॉन। काफ़ी साल लगे थे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने में। और एक्चुअली एक साइंटिस्ट हुआ करते थे सर विलियम क्रुक्स नाम से। ये क्या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। माइकल फेराडे ये भी इसी प्रयोग को आगे बढ़ा रहे थे। तो काफ़ी साइंटिस्ट इस प्रयोग को कर रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, विसर्जन नली का प्रयोग। एक्चुअली विसर्जन नली का होती क्या है, एक कांच की लंबी नली होती है इस टाइप की, और इसमें धातु के बने हुए 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। और इलेक्ट्रोडों के नाम तो आप जानते होंगे, एक का नाम एनोड और एक का नाम कैथोड। और ये इलेक्ट्रोड एक उच्च वोल्टता की बैटरी से जुड़े हुए रहते हैं। और वायु के दाब को कम या ज़्यादा करने के लिए इसके अंदर एक निर्वात पंप लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, वायु के दाब को कम या ज़्यादा करने के लिए निर्वात पंप। ये एक बैटरी है आपकी, जो बैटरी का बड़ा डंडा होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा होता है वो नेगेटिव टर्मिनल। बड़े डंडे से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ होता है उसको बोला जाता है एनोड, और जो छोटे डंडे से जुड़ा हुआ होता है यानी नेगेटिव पोल से वो होता है कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डैनियल सेल में उल्टा होता है, वो वहाँ की बात है। अभी नॉर्मल कंडीशन में जो प्लस से जुड़ रहा है वो एनोड और माइनस से जुड़ता है वो हमेशा कैथोड होता है। ठीक है, चलो, और यहाँ से उच्च वोल्टता प्रवाहित की जाती है, शुद्ध हिंदी में कहे तो करंट चालू किया जाता है, विद्युत का प्रवाह किया जाता है। और यहाँ से जो प्रवाह किया जाता है वो हल्का फुल्का नहीं है लालाओ, 10,000 वोल्ट का करंट है। एक बार यदि लग जाए तो ऑन द स्पॉट तुम राख तो होंगे, लेकिन राख भी दोबारा जल के राख हो जाएगी। समझ में आ रही है कुछ बात? 10,000 वोल्ट का करंट जब खेतों में तुम देखते होंगे ना, ऊपर से लाइन जाती है तो आवाज़ नीचे तक आ जाती है 11,000 वोल्ट के करंट की। तो बहुत खतरनाक करंट इसके अंदर प्रवाहित किया जा रहा है। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम एक स्विच लगाकर बैटरी से धारा को प्रवाहित करवा देते हैं। जैसे ही धारा इसमें प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाहित होने पर इनमें करंट बहेगा, और करंट बहता है तो हमें लगता है कुछ ना कुछ होने लगेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। अब देखा कि भाई ये तो प्रयोग ही कुछ काम का नहीं है, यहाँ पर कुछ ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर पंप के द्वारा वायु के दाब को अब कम करने लगे, मतलब जो इसके अंदर गैस भरी थी उसको बाहर निकालने लगे, वायु के दाब को, प्रेशर को कम किया जाने लगा। और इसका प्रेशर 10 की घात -3 से 10 की घात -4 एटमॉस्फेयर तक कम कर दिया गया। इतना दाब इसका घटा दिया गया विसर्जन नलिका का। और जब इतना दाब इसका कम कर दिया गया और बैटरी से धारा प्रवाहित की गई तो साइंटिस्टों को कुछ ऐसा फील हुआ, केवल महसूस हुआ, दिखाई कुछ नहीं दिया, कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इनके मध्य कुछ किरणों का प्रवाह सा हो रहा है, कुछ किरणों का प्रवाह हो रहा है। कैथोड से कुछ किरण निकलकर एनोड की ओर जा रही हैं, ऐसा कुछ फीलिंग आई। अब लालाओ एक बात बताओ, बिजली दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। हवा चल रही है तो दिखाई देती है कि हाँ देखिए हवा ये जा रही, नहीं दिखाई देती है। हम फील ही तो करते हैं, जैसे पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा लग रही है, देखो हवा चल रही है। हवा में ठंडक होती है तो कह देते हैं कहीं बरसात हुई है, ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, और वही गर्म हो जाती है तो लू चल रही हैं, झगड़ चल रही हैं। ठीक है, तरह तरह के वर्ड यूज करते हैं हम, तो फील करते हैं इनको। लाइट में बल्ब लगा कर देख लिया, फैन चालू हो गया, लाइट आ रही है, ये सब नहीं चल रहे, लाइट नहीं आ रही, तो इनको फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। तो ऐसे इनको फील हुआ कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। लेकिन अभी मैं आपसे कह दूं, देखो मेरे सामने से एक आदमी निकला ना अभी, तो आप कहोगे अरे क्या बेवकूफ़ बना रहे हो सर। ठीक है, तो ऐसे ही आप कहोगे कि साइंटिस्ट बोल रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ कुछ जा रहा है। अब कौन विश्वास कर लेगा भाई जा रहा है नहीं जा रहा? तो कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये बताओ कि हाँ वास्तव में कुछ जा रहा है। तो कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज या किरण निकल रही थी, ये साइंटिस्टों ने बोला, लेकिन किसी ने बिलीव नहीं किया। तो अब इसको फील कराने के लिए इन्होंने क्या किया,
यहाँ पर जो एनोड है इसमें छोटे छोटे छिद्र बना दिए, छोटे छोटे क्या कर दिए, छिद्र बना दिए। और छिद्र बनाने के बाद एनोड के पीछे वाली दीवार पर एक चमक उत्पन्न करने वाला पदार्थ लगा दिया, और इस पदार्थ का नाम था जिंक सल्फाइड, जो चमक उत्पन्न करता था। जब भी इस पर कोई लाइट का पार्टिकल वगैरह या कोई किरण रेज इस पर जैसे ही टकराएगी तो चमक उत्पन्न होगी। अब दोबारा यहाँ से स्विच चालू किया, करंट अप्लाई किया, तो फिर क्या देखा कि इधर से कुछ किरणें निकली। ठीक है, अच्छा ये कैसे पता चला इधर से ही निकली, ये भी तो हो सकता था इधर से निकल रही हैं। तो एक्सपेरिमेंट एनोड पर पहले किया गया कि एनोड पर इधर से मैंने इसको बंद कर दिया, और बंद करने के बाद जैसे इसको चालू किया यहाँ पर कोई चमक सी नहीं उत्पन्न हुई। लेकिन जैसे ही यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र बनाए, छिद्र मतलब जिनमें से होकर ये किरण आर पार जा सकती हैं, तो जैसे ही इसमें से तो कुछ किरण यहाँ से निकली इधर से आती हुई, और किससे टकराई, जिंक सल्फाइड वाली परत से विसर्जन नलिका की दीवार पर टकराई। और उस दीवार पर पीछे की साइड क्या लगा हुआ था, जिंक सल्फाइड, जो चमक उत्पन्न करने का काम करता था। रसौंस दीप्ति बोलते हैं या स्फुर दीप्ति बोलते हैं, फ्लोरोसेंस। तो यहाँ पर चमक उत्पन्न होने लगी, ग्रीन कलर की चमक। तो हरे रंग की लाइट उत्पन्न होना इस बात को साबित कर रहा था कि इधर से कुछ ना कुछ किरण तो इधर जा रही हैं, जो इन छोटे छोटे छिद्रों में से होकर निकल रही हैं, और इन छिद्रों में से निकलने के कारण यहाँ पर टकरा रही हैं, और टकराने पर चमक उत्पन्न कर रही हैं। ये रिसर्च सामने आई। तो अब सब मानने तो लग गए, हाँ कैथोड की साइड से कुछ चीज़ें जाती हैं और विसर्जन नलिका की दीवार पर टकराकर चमक उत्पन्न करती हैं। तो क्या लैंग्वेज बनी, तो जैसे ही बैटरी से धारा प्रवाहित की गई और यहाँ वायुमंडलीय दाब 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर तक कर लिया गया, तो कैथोड से एनोड की ओर कुछ किरणों का प्रभाव होता है। लेकिन इनके व्यवहार को महसूस करने के लिए एनोड में छोटे छोटे छिद्र बनाकर इसके पीछे विसर्जन नलिका की दीवार पर चमक उत्पन्न करने वाला पदार्थ लगा दिया जाता है। और जैसे ही करंट का प्रवाह किया जाता है, धारा का प्रवाह किया जाता है, तो कैथोड से कुछ किरणों का प्रवाह होता है जो इन छिद्रों से निकलकर विसर्जन नलिका की दीवार पर पड़ते हैं और हरे कलर का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, हरे रंग की चमक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हरे रंग की चमक उत्पन्न होने लगी। अब ये किरण एक्चुअली आ किधर से रही हैं, कैथोड से। उस समय तक यही माना जाता था कैथोड से आ रही हैं, क्योंकि कैथोड की साइड से आ रही हैं। तो इन किरणों का नाम क्या दे दिया गया, लाओ, कैथोड किरण। तो समझ में आया कैथोड किरणों की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे ही बैटरी से धारा प्रवाहित की, कैथोड की साइड से कुछ किरणों का प्रवाह हुआ जो इस छिद्र में एनोड से निकलकर विसर्जन नलिका की दीवार पर टकराया और हरे कलर का प्रकाश उत्पन्न किया। ठीक है, और कैथोड से आने के कारण इन किरणों को कैथोड किरण नाम दे दिया गया। अब भाई कैथोड किरणों की जब डिस्कवरी हो गई तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो इसकी भी होंगी, कुछ ना कुछ गुण तो पाए जाते होंगे कैथोड किरणों में, कि क्या क्या गुण होते हैं कैथोड किरणों में। तो देखो, सबसे पहली चीज ये देखी गई, कैथोड किरण कैथोड से चल रही हैं, किधर की साइड चल रही हैं, एनोड की तरफ। तो ये कैथोड से एनोड की तरफ, आप चाहो तो नोट्स बना लेना जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ इससे। कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी, अभी तक तो क्या है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके अंदर हमें अभी तक डिस्कवरी किसकी हुई है, खोज किसकी हुई है, कैथोड रेज की, कैथोड किरणों की। ठीक है, तो कैथोड किरणों के गुण क्या हैं अब। तो कैथोड किरणों का पहला गुण है, कैथोड किरण कैथोड से एनोड की ओर सीधी रेखा में गमन करती हैं। क्या प्रॉपर्टी हुई पहली, कैथोड किरण कैथोड से एनोड की ओर सीधी रेखा में गमन करती हैं। ऐसा तुम्हारी तरह नहीं है कि भाई यहाँ से चले और यहाँ तक और आराम से घूमते फिरते आराम से यूँ जा रहे हो, वो बिल्कुल यूँ स्ट्रेट जाती हैं, तुम्हारी तरह नहीं है घुमक्कड़। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कैथोड रेजों की, बोलोगे सब एक साथ, कैथोड किरण कैथोड से एनोड की ओर सीधी रेखा में गमन करती हैं। ठीक है, चलो पहली बात। दूसरी बात, अच्छा कैथोड किरण जो होती हैं एक्चुअली पता कैसे चला कि सीधी रेखा में ट्रेवल करती हैं। तो एक बात बताओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, सामने यदि कोई बल्ब लगा हुआ है तो मेरी जो परछाई है वो किधर जाएगी, जस्ट पीछे, और इधर कोई बल्ब लगा हुआ है तो मेरी परछाई इसके सीधे में आते हुए यूं, जैसे देख सकते हो आप, क्योंकि बल्ब इधर लगा हुआ है। ठीक है, इधर कोई बल्ब होता तो मेरी परछाई हो जाती। तो इसका मतलब क्या किया गया, कैथोड किरणों के मार्ग में कोई वस्तु रख दी गई। ठीक है, कोई भी वस्तु रख दी गई
और वस्तु रखने के बाद इधर से किरण जा रही है, तो इसकी परछाई बिल्कुल सीध में बनी। और सीध में बनने का मतलब ये था कि कैथोड किरण सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो कोई भी वस्तु जब यहाँ पर ली गई, सैंपल कोई भी लिया गया, तो उसका जो शैडो बनती है, परछाई बनती है, वो जस्ट सीध में बनती है। तो इससे निष्कर्ष निकलता था कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपके समझ में आई होगी। अच्छा, आपने वो देखी है बच्चों वाली फिरकनी सी आती है, जिसे अपन कूलर या पंखे के आगे रख देते हैं तो वो फिरने लग जाती है, या फिर अपन लेके भागते हैं तो फिरती है, देखी होगी ना बच्चों वाली। तो ऐसे ही क्या, एक हल्का सा पहिया, फिरकनी मान सकते हो आप, वो यहाँ पर रख दिया, ठीक है, एक हल्का सा पहिया यहाँ पर रख दिया, और ये पहिया जैसे ही यहाँ पर रखा गया तो ये पहिया क्या, घूमने लग गया। फिरकनी मान लो या पहिया मान लो, ये घूमने लग गया। अब एक बात बताओ भाई, कोई भी चीज़ घूमेगी कब? जब उस पर प्रेशर लगेगा, ताकत लगेगी, जब ही तो घूमेगा। रखे हुआ तो घूम नहीं सकता। तुम फिरकनी को लेके भागते हो, चलते हो, या उस पर हवा लगती है, तभी तो वो घूमती है। तो कहने का मतलब हल्का पहिया घूमने लग गया था। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि भाई कैथोड किरणों में कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो पाया जाता है, कुछ ना कुछ मास तो उसके अंदर होता है, जो उस पहिए को घुमाने में क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। तो जब कैथोड किरणों के मार्ग में, सेकंड पॉइंट बोल रहा हूँ, जब कैथोड किरणों के मार्ग में हल्का पहिया रखा जाता है तो यह घूमने लग जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड किरणों में कुछ ना कुछ द्रव्यमान पाया जाता है। पहला पॉइंट क्या था, रिपीट करो। कैथोड किरण कैथोड से एनोड की ओर सीधी रेखा में गमन करती हैं। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, कैथोड किरणों के मार्ग में हल्का पहिया रखने पर कैथोड, वो पहिया घूमने लग जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड किरणों में कुछ ना कुछ द्रव्यमान पाया जाता है। नेक्स्ट बात, कैथोड किरणों के मार्ग में कोई पतली पन्नी सी रख दें अपन, प्लेटिनम की पतली पन्नी, बिल्कुल थिन, बिल्कुल पतली पन्नी, तो क्या देखा जाता है कि कैथोड किरण, ये पतली पन्नी गर्म हो जाती है। और कोई भी धातु को अपन गर्म करते हैं तो देखा होगा आपने, लाल हो जाती है कोई भी चीज़ जलकर, तो ये लाल होने लग जाती है गर्म होकर। अब क्या निष्कर्ष निकालोगे भाई इस बात से कि जब, तीसरा पॉइंट बोल रहा हूँ, कैथोड किरणों के मार्ग में कोई प्लेटिनम की पतली पन्नी रखी जाती है तो वो गर्म हो जाती है, लाल हो जाती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड किरणों में ऊष्मीय ऊर्जा पाई जाती है, मतलब ऊष्मा होती है, तो ऊष्मीय ऊर्जा पाई जाती है। अच्छा, यहाँ से चलकर यहाँ तक ट्रेवल भी कर रही हैं भाई, गति कर रही हैं, गतिज ऊर्जा भी पाई जाती है। 4 पॉइंट बोल दिए मैंने, याद करो कौन से। कैथोड किरण कैथोड से एनोड की ओर सीधी रेखा में गमन करती हैं। सेकंड पॉइंट, कैथोड किरणों के मार्ग में हल्का पहिया रख दिया जाए तो घूमने लग जाता है, द्रव्यमान पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, ऊष्मीय ऊर्जा पाई जाती है। चौथा पॉइंट, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, ये सभी इसके गुणितों हैं। अब एक्चुअली क्या किया गया, एक जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने इस पर एक रिसर्च करना चालू किया। क्या कि सबसे पहले ये मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा कैथोड है। कौन है, कैथोड, और यहाँ पर मेरा एनोड है, और इसमें मैंने एक छिद्र बना दिया। ठीक है, इसमें मैंने एक छिद्र बना दिया, और यहाँ पर मैंने लगा दी एक विसर्जन नलिका की दीवार। ठीक है, दीवार को और थोड़ा दूर लगा दो, ये लो, ये विसर्जन नलिका की दीवार लगा दी मैंने। और इस पर किसकी पॉलिश कर दी, आपको पता है जिंक सल्फाइड, जो कि चमक उत्पन्न करने का काम करता है। जिंक सल्फाइड की मैंने इस पर पॉलिश कर दी, और ये मेरा क्या है, एनोड। चलो बताओ, कैथोड किरण कहाँ से चालू होती है, कैथोड से। किस में होकर निकलती है, एनोड के छिद्र में से होकर, और सीधी जाकर टकराती हैं किस पर, इस बिंदु X पर, ये मानो तुम तो। ठीक है, अब इसने क्या किया कि इसके मार्ग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगा दिए। जैसे मान के चलो, ये एक प्लेट लगा दी इधर से, और एक ये प्लेट लगा दी इधर से। इस प्लेट पर करंट आ रहा था प्लस का, और इस पर माइनस का। प्लस माइनस का मतलब जानते हो ना आप, 2 तार होते हैं, कोई भी तार अपन लगाते हैं तो उसमें 2 तार, 3 होते हैं मेनली। तो एक तो होता है अर्थिंग का, एक होता है पॉजिटिव करंट का, एक होता है नेगेटिव करंट का। तो 2 तार है, मैंने एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। एक पर पॉजिटिव करंट है, एक पर नेगेटिव करंट है, मतलब करंट का फ्लो हो रहा है। अब जैसे ही मैंने करंट को चालू किया तो क्या देखा कि ये किरण ऑटोमेटिक ही यूँ घूमने लग गई, ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव प्लेट की तरफ घूमने लग गई, और यहाँ पर चमक उत्पन्न करने लगी। जैसे ही करंट को बंद किया, दोबारा सीधी जाने लगी। करंट चालू किया, ऊपर की ओर जाने लग गई। अब एक बात बताओ भाई, प्लस की तरफ जा रही है चीज़ें, प्लस की तरफ कौन जाता है, माइनस।
आकर्षण किस में होता है? प्लस और माइनस में। विपरीत पोलों में हमेशा आकर्षण होता है, सेम पोल में नहीं होता। समान में प्रतिकर्षण और विपरीत में अट्रैक्शन। तो ये किरण किधर की ओर जाने लगी? प्लस की तरफ जाने लगी। और प्लस की तरफ जाना इस बात को साबित कर रहा था कि ये जो कैथोड किरण है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई हैं, या छोटे छोटे ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं। जब कैथोड किरणों के मार्ग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो कैथोड किरण विद्युत धनावेशित प्लेट की ओर विचलन दर्शाती है, और धनावेशित प्लेट की ओर विचलन दर्शाना इस बात को साबित करता है कि कैथोड किरण छोटे छोटे ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी हुई होती है, और इन्हीं ऋण आवेशित कणों को जे थॉमसन ने हिंदी में लिख देता हूं, क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। सिंबल है इलेक्ट्रॉन का। तो जे थॉमसन ने इन्हीं ऋण आवेशित कणों को क्या नाम दे दिया भाई? इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की क्या हुई थी? डिस्कवरी हुई थी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। नहीं आ रहा हो तो रिपीट करना, आप समझ में अच्छी तरह से आएगा। और कोई चीज़ यदि नहीं आए तो मेरे को कमेंट करके बताओगे आप, और ये आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। और चलो, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने कर ली? जे थॉमसन ने। क्वेश्चन आ जाए, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम क्या है? जे थॉमसन। कई बुक्स में या आप गूगल करोगे तो उस पर भी आपको रदरफोर्ड लिखा हुआ मिल जाता है। एक्चुअली जो प्रयोग किया गया था ना, इस प्रयोग में हेल्प के रूप में काम किया था रदरफोर्ड ने, तो इस कारण रदरफोर्ड को भी श्रेय दे दिया जाता है। लेकिन आप अकॉर्डिंग टू NCERT और अकॉर्डिंग टू योर बुक जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ये अपने माइंड में फिक्स कर लोगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन मिल गया, इस पर कोई आवेश होता है क्या? द्रव्यमान होता है क्या? और आवेश अपॉन द्रव्यमान भी निकाला जाता है, तो वो क्या होता है? तो उन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने जा रहा हूँ अब मैं, वही तुम्हें याद होना चाहिए। वहाँ से हमेशा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, और नहीं होता तो वहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, देखोगे आप। चलो, इसको तो आप डिस्चार्ज ट्यूब है, ये विसर्जन नली का। चलो नेक्स्ट अब बात आती है हमारी इलेक्ट्रॉन। इसका सिंबल क्या है? प्रतीक क्या है इसका? तो इसको हम दर्शाते इस तरह से, -1 E0। -1 इस पर माइनस चार्ज होता है, और E0 द्रव्यमान इस पर नहीं पाया जाता। इसको दर्शाने का तरीका है, हम नॉर्मली E- लिख देते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन को ही दर्शाने का तरीका होता है। ठीक है। ऑथेंटिक सिंबल ये है इसका। अच्छा, इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक है, सी का मतलब यहाँ पर कूलाम है। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, वो माइनस आवेश होता है, तो हम यहाँ पर चिन्ह के रूप में माइनस यहाँ लगा देते हैं। कहीं पर आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखनी होगी ना आवेश की, तो आप नेगेटिव में नहीं रखोगे, उस वैल्यू को पॉजिटिव में ही रखोगे। एक्चुअली यहाँ पर नेगेटिव मैथ वाला नेगेटिव नहीं है कि, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, -10 और +10, ये दो तार है मेरे पास, एक तार ये आ रहा है, एक तार ये आ रहा है। इस तार में -10 वोल्ट का करंट है, और इस तार में +10 वोल्ट का करंट है। ठीक है। या फिर मैंने ये रख लिया, ये 10 और ये 11। बताओ किस तार में करंट हैवी आ रहा है, ज़्यादा करंट किस में? अब आप कहोगे माइनस तो कम होता है, 0 से भी नीचे गया, प्लस वाला ज़्यादा होता है, तो ये करंट ज़्यादा है। ऐसा है, करंट कोई सा भी बड़ा नहीं है भाई, +10 कहूँ -10 कहूँ, इनमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, दोनों बराबर हैं। ये माइनस और प्लस केवल करंट की प्रकृति को दर्शा रहे हैं कि एक तार में पॉजिटिव करंट का फ्लो हो रहा है, एक में नेगेटिव करंट का फ्लो हो रहा है। भाई
दोनों तारों को पकड़ के देखना, दोनों में बिल्कुल बराबर झूमोगे तुम। ऐसा नहीं है कि ये माइनस वाला है, इसमें तो करंट आ ही नहीं रहा है और इसको तो कोई परवाही नहीं है और इसमें करंट आ रहा है। दोनों तारों को पकड़ के देख लेना, दोनों में समान करंट आएगा। ऐसा करना मत, ठीक है, बता रहा हूँ मैं। तो करंट की प्रकृति होती है प्लस माइनस, ये इसकी नेचर को दर्शाता है ओनली, ये मैथ वाला प्लस माइनस नहीं है। यदि पूछा जाए -10 बड़ा है या +10 बड़ा है, बोल्ट नहीं लगा रहा हूँ, तो फिर तो +10 बड़ा है। और लेकिन -10 वोल्ट और +10 वोल्ट में से कौन बड़ा है? दोनों बराबर हैं बिल्कुल, क्योंकि करंट की नेचर है प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब भी अपन कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो उस समय जो वैल्यू लिखी जाती है वो तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम लिखी जाती है। लेकिन कोई पूछे इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है बताइए, तो उस समय आप माइनस चिन्ह लगाकर बताओगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस होता है, वो ऋणात्मक चार्ज को व्यक्त करता है, तो केवल दर्शाने के लिए माइनस है। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो केवल यही वैल्यू लिखनी है अपन को। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अच्छा एक आवेश तो होता है कूलाम में और एक आवेश होता है स्थिर वैद्युत इकाई ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। वो भी लिख देता हूँ मैं, -4.8 गुना 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई हिंदी में बोल देते हैं। ये भी चार्ज होता है। ये तो हो गया आवेश। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वजन कितना होता है इलेक्ट्रॉन का। तो नगण्य वेट होता है इलेक्ट्रॉन में, कोई वेट ही नहीं है ये मानो। 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अब आप कहोगे साहब इतना वजन तो है, पर भाई मेरे -31 किलोग्राम है, क्या वैल्यू है उसकी? तो बहुत नेग्लेजिबल वेट होता है, बहुत नगण्य होता है, ठीक है। और यदि किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो तो 9.1 गुना 10⁻28 ग्राम, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो किलो का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी आपको किलो लिखा हुआ दिखाई दे तो किलो का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, 31 में से 3 गए तो 28 बच जाएंगे आपके। तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का EYM। अच्छा, हिंदी में बोला जाता है E का मतलब होता है आवेश और M का मतलब होता है द्रव्यमान। तो शॉर्ट में बोल देते हैं EYM, आवेश बटे द्रव्यमान। क्या मतलब है इसका? आवेश बटे द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का EYM कितना होता है? अब E का मान लिख लो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और ये लिख लो आप 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब देखा आपने, मैंने माइनस में नहीं लिखा है वैल्यू, क्योंकि वो माइनस केवल चार्ज को दर्शा रहा है। जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे वो प्लस में ही आएगी। आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.76 × 10⁻11, ऊपर कूलाम है नीचे किलोग्राम है, नीचे से वैल्यू ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो किलोग्राम इनवर्स, ये माइनस है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो जाएगा तो माइनस, इनवर्स में हो जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट भी याद कर लोगे, क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। आप इसको कहाँ सॉल्व करने बैठोगे, 5-7 मिनट लगा दोगे वैसे ही जोड़वाई गुना भागों में। ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, आवेश बटे द्रव्यमान। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, या ये कहो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये एक साइंटिस्ट ने निकाला था, माइकल फैराडे। 12th क्लास में आप इसके एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे, फैराडे के प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हैं। तो उसी फैराडे ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया था। अब आवेश तो आपको पता है कितना होता है, टिप लो यहाँ से, नहीं पता तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और ये क्या लिख रहा है? मोल। और मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 × 10⁻23 आवोगाद्रो संख्या। 1 मोल का मतलब क्या? अच्छा मैं पूछूं 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? तो आप 1 दर्जन को क्या बोलोगे? 1 दर्जन का मतलब होता है 12। ऐसे ही कहीं कोई पूछे 1 मोल का मतलब क्या होता है, तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 गुना 10⁻23। ये 1 मोल का मतलब होता है, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये तो आवेश हो गया। और 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 गुना 10⁻23। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन की है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर
96,487 कूलाम, ये आपका निकल के आता है। अब ये वैल्यू जो है 96,487, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो आ जाती है, ये वैल्यू थोड़ी सी टफ मानी जाती है। और टफ क्यों मानी जाती है, उसका कारण ये है कि इससे जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसमें हमें जोड़ बाकी गुना भाग जो भी करना होता है वो बहुत ज़्यादा करना होता है। तो इसके लिए क्या होता है, इस वैल्यू को एक अप्रॉक्सीमेट मान लिया जाता है। और कितना अप्रॉक्सीमेट मान लिया जाता है, ये लगभग 96,500 कूलाम। मतलब कहीं पर भी आए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो एक्चुअल तो ये है 96,487 कूलाम, लेकिन उसी वैल्यू को 96,500 कूलाम बोला जाता है। और ये वैल्यू देने वाला वैज्ञानिक कौन था, फैराडे। तो इसी 96,500 को 1 फैराडे भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, 1 फैराडे। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 फैराडे। अच्छा 10 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 10 फैराडे। 50 पर कितना होगा, 50 फैराडे। 100 पर 100 फैराडे। ठीक है, तो इस तरह से। और निकाला कैसे, वो मैंने आपको बता दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एएमयू में भी होता है। एएमयू एकीकृत द्रव्यमान इकाई जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और एएमयू में इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 0.0000534 एएमयू। ठीक है, सॉरी 54 एएमयू, ये कह लो 0.00054 एएमयू, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बोल दिया जाता है एएमयू में। और मैंने मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टरों में एएमयू को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। यदि एएमयू आपको समझना है तो मोल कॉन्सेप्ट के फर्स्ट लेक्चर में ही चले जाओ आप, वहाँ पर आपको ये काफ़ी अच्छे डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में, ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हो इसको समझने के लिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से 1/1837 गुना अधिक होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, वो हाइड्रोजन का जितना वजन है उससे 1/1837 गुना अधिक है। अब अधिक है या कम है, भाग दे के देख लेना, इतना अधिक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पूरा इलेक्ट्रॉन की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सब हो चुकी है सिवाय केमिस्ट्री के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर आपने पीएचडी कर ली यदि ये वैल्यू सब याद है तो, और इलेक्ट्रॉन हर जगह काम आता ही है। ठीक है, चलो, तो ये तो थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि जे थॉमसन के द्वारा कर ली गई थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।